जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। पहले वीडियो में मैंने जो समान हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें मैंने पहला जो टॉपिक चुना था वो पत्र लेखन था। और पत्र लेखन में उस पत्र लेखन के मैं बोलूं सब टॉपिक में कार्यालय आदेश पर मैंने चर्चा कर ली है। आज की इस वीडियो में हम अधिसूचना क्या होती है उसको समझेंगे और अधिसूचना से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करके अधिसूचना और कार्यालय आदेश, ये जो दो सब टॉपिक हैं पत्र लेखन के, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद वही बचेगा सरकारी, अर्ध सरकारी और परिपत्र। ठीक है। तार पर बहुत संक्षिप्त चर्चा होगी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया है, क्योंकि अब वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो चलिए अधिसूचना को शुरू करते हैं। और आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट तो जरूर करिए, क्योंकि कमेंट बहुत ही वैल्यू करता है आप लोगों का मेरे लिए। तो देखिए, अधिसूचना को शुरू करता हूं मैं। और समझिएगा, जहां कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके भी पूछिए और मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अधिसूचना, अधिसूचना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आधिकारिक सूचना होता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होता है। क्या है, थोड़ा और पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। सरकार की राजपत्र, सरकार के गजट में प्रकाशित की जाने वाली ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षरशः पालन किया जाना जरूरी होता है, अधिसूचना कहलाती है। सरकार का एक पत्र होता है, राजपत्र होता है, गजट होता है। उसमें जब कोई सूचना मतलब पब्लिक की जाती है, सार्वजनिक की जाती है, तो उसका अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसका पालन करना जरूरी हो जाता है। और क्या सूचना होगी? शासकीय निर्णय, सरकारी निर्णय, जो गवर्नमेंट की जो निर्णय होंगे, जो डिसीजन होंगे, जो सूचनाएं होंगी, जो लगता है कि सर्व जन जो लोग हैं उनके तक ये सूचना जानी चाहिए। लोक विषयक के महत्वपूर्ण मामलों आदि का सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है, इसे ही अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है लाइंस पहली समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो सरकारी निर्णय, सूचना, लोक विषयक, लोक विषयक का मतलब जो आम जन है, जो लोग हैं, उनसे जुड़े किसी विषय के महत्वपूर्ण मामलों आदि के सर्वसाधारण, सर्वसाधारण लोगों के सूचनार्थ, उन तक सूचना पहुंचाने के लिए राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है, इसे ही अधिसूचना कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, तो सभी अधिसूचनाएं महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल की आज्ञा से ही जारी होती हैं एवं राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। राजपत्र में मतलब कि गजट में प्रकाशित होती हैं। जब जो प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नर हैं, इनकी आज्ञा, जब इन पर इनकी आज्ञा मिल जाती है, इनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो इसके बाद ये राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, गजट में प्रकाशित होती हैं। मैंने पहले वाले भी लेक्चर में ये कहा था कि जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ वही आपके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा और भी ज्यादा पढ़ने की कोशिश में मत रहिएगा, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तक जो पूछता है वही पूछना होगा। तो अधिसूचना क्या है पूछ लेगा, या पूछ लेगा अधिसूचना या कार्यालय में अंतर बता दीजिए। 4-5 पॉइंट में अंतर बताने होते हैं, क्योंकि आगे आपको एक प्रारूप तैयार करना होता है, किसी विषय पर अधिसूचना लिखनी होती, तो उतनी जगह भी नहीं होती कि आप खूब सारा कंटेंट वहां लिख सके। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो जो अगला पॉइंट है वो है कि न्यूनतम 15 दिन, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 15 दिन एवं अधिकतम 6 माह, किंतु 2 बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो न्यूनतम 15 दिन के लिए अधिसूचना होती है जारी, और अधिकतम 6 माह के लिए होती है, किंतु 2 बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 6 माह का मतलब 2 बार बढ़ाया जा सकता है, तो ये 12 और ये 6 माह, 12 6 18, मतलब अधिकतम देखा जाए तो जो अधिसूचना का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 18 माह है। यदि मैं विशेषताओं पर आऊं तो विशेषता एक बार आप लोग देख लीजिए। यह सर्वोच्च प्राधिकारी से जारी होती है। सर्वोच्च प्राधिकारी का मतलब होता है कि शीर्ष पर बैठे जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारीगण हैं,
वहां से जारी होती है, ना कि कभी जो जूनियर हैं, जो जूनियर ऑफिसर हैं या जो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वहां से जारी नहीं होती। जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वहां से जारी होती है। एवं गंतव्य का मतलब होता है कि जहां तक इसे पहुंचना चाहिए। गंतव्य क्या है? सर्वसाधारण होते हैं, जो सर्वसाधारण लोग हैं, गंतव्य वहां तक होता है इसका पहुंचने का, इस सूचना का, इस अधिसूचना का। प्रति उत्तर की अपेक्षा न होने के कारण इसकी प्रकृति सूचनार्थ होती है। प्रति उत्तर का मतलब होता है कि यहाँ पर यह अधिसूचना जारी होने के बाद ये अपेक्षा नहीं की जाती कि दूसरी तरफ से कुछ रिप्लाई आए, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। तो प्रति उत्तर की अपेक्षा न होने के कारण इसकी जो प्रकृति है सिर्फ सूचनार्थ है, सिर्फ सूचना देने की ही प्रकृति रखता है, नेचर रखता है। ठीक है, ऐसी प्रकृति है इसकी। अगला पॉइंट में देखो तो अधिसूचना में रिक्तियां, वेतन वृद्धि, नीति विषयक, पदोन्नति, पदावनति, मतलब समझ रहे हैं? रिक्तियां का मतलब जैसे कि किसी पद पर कितनी रिक्तियां हैं, या वेतन वृद्धि की बात हो, नीति विषयक की बात हो, कोई पॉलिसी की बात हो, पदोन्नति किसी का प्रमोशन हो, पदावनति का मतलब किसी का डिमोशन हो, शासकीय निर्णय जो गवर्नमेंट डिसीजन है, शासकीय निर्णय का उद्देश्य निहित होता है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते। अभिवादन का मतलब प्रिय सखा या प्रिय सर, प्रिय मित्र, समाप्ति सूचक भौदीय, है ना, ये सब चीजें शब्दों का प्रयोग नहीं, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं उपयोग होते। अभी जब मैं नीचे प्रारूप दिखाऊंगा तो वहां पर भी ये बार सब पर बात करूंगा। अगला पॉइंट है अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने पर कोई भी पक्ष इसकी बाध्यता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। मतलब यदि इसका उल्लंघन होता है इस अधिसूचना का, तो इसकी बाध्यता के लिए, इसके पालन के लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। महत्व क्या है? महत्व है विशिष्ट सरकारी सूचनाओं को अधिकृत सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। मतलब विशिष्ट जो सरकारी सूचनाएं होती हैं उन्हें अधिकृत सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। अधिकृत सूचनाओं का मतलब एक तरीके से प्रमाणित हो जाती हैं वो सूचनाएं, उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। कोई विशिष्ट सरकारी सूचना एक प्रमाणित रूप में अधिकृत सूचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला पॉइंट, राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण यह भविष्य के लिए एक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। मतलब प्रकाशित हो जाती है तो एक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। जैसे कि कभी कभी आप सुनते हैं ना कि न्यायालय के पूर्ववत जो निर्णय होते हैं उनके बेस पर हाई कोर्ट और जो और सत्र न्यायालय और भी जो न्यायालय हैं उन उस बेस पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दिए गए डिसीजन के आधार पर भी निर्णय दे सकते हैं। एक दस्तावेज के रूप में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय, इन सबके निर्णय हो जाते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण, राजपत्र में प्रकाशित हो जाती हैं, उसके कारण ये भविष्य के लिए एक दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब अधिसूचना एवं कार्यालय आदेश में अंतर, एक मैं अंतर आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को क्लियर हमेशा रहना चाहिए कि सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्यालय, परिपत्र और अधिसूचना, तार, ये सब होते क्या हैं, इनके बीच में जो अंतर है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं आपके इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिया जाए और आप एक ऐसे प्रदेश में अधिकारी बनने जा रहे हैं जहाँ जहाँ हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं और आपसे इन सब में अंतर बेसिक पूछ लिया गया और आप अंतर ना बता पाए तो शायद बहुत बड़ा नुकसान आप झेल जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से हिंदी को भी लीजिए, छोटा सा सिलेबस है इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, अधिसूचना कार्यालय में अंतर देखिए। अधिसूचना जो होती है राष्ट्रपति व राज्यपाल अर्थात सरकार द्वारा जारी मानी जाती है, वहीं कार्यालय आदेश कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि जो अधिसूचना होती है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो आज्ञा से ही जारी होती है। ठीक है, उसी तरह पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो कार्यालय आदेश होता है वो किसी एक विभाग के अंतर्गत ही जारी होता है और शीर्ष पर बैठा हुआ जो सर्वोच्च अधिकारी है, जो सीनियर ऑफिसर है, वो क्या करता है, जारी करता है अपने हस्ताक्षर के साथ। लेकिन वहां पर जो भाषा होती है वह अन्य पुरुष शैली में होती है। वहां पर जो कार्यालय आदेश में लिखे गए जो आदेश होते हैं वो एक अधिकारी के ना होकर के वो किसी एक विभाग के होते हैं, वो सरकार के होते हैं, या उसको एक तरीके से निर्देश किया गया है आदेश पारित करने का। बस वो अपने हस्ताक्षर और सिग्नेचर और पद के नाम के साथ ये प्रमाणित करता है कि हाँ भाई ये आदेश का पालन नीचे किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट मैं पढ़ूं तो है अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, जबकि कार्यालय जो आदेश होता है कार्यालय की सूचना पट पर चस्पा किया जाता है। मतलब जो कार्यालय होता है, जो
ऑफिस होती है उसके बाहर या जो एक सूचना पट होती है वहीं पर चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। और जो अधिसूचना होती है वो गजट में प्रकाशित होती है, गजट में पब्लिश होती है। ठीक है। अधिसूचना का संबंध विभिन्न विभागों से होता है। विभिन्न अधिसूचना सिर्फ एक किसी विभाग से नहीं हो सकती, उसका संबंध कई सारे विभागों से हो सकता है, एक से अधिक विभागों से हो सकता है, लेकिन कार्यालय आदेश का संबंध एक ही विभाग से होगा। ठीक है। शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही वो कार्यालय आदेश काम करेगा, लेकिन अधिसूचना का संबंध होगा वो एक से अधिक विभागों के लिए होगा। अगला पॉइंट देखें तो अधिसूचना का संबंध प्रायः शासन के उच्च अधिकारियों से होता है, जबकि कार्यालय आदेश का संबंध हर वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों से हो सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारूप पर बात करते हैं। मैंने बोला है कि जो पेपर में पूछा जाता है वो आपसे कह देगा कि अधिसूचना क्या है, अधिसूचना का प्रारूप तैयार करिए। दूसरा कह सकता है कि अधिसूचना क्या है, और एक कोई विषय दे देगा, इस पर एक अधिसूचना जारी कीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। 2018-2022, एक मिनट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे चलते हैं। 2018 में देखिए पहला ही प्रश्न है कि अधिसूचना की परिभाषा लिखिए। मतलब मैंने पूरे जो शब्द हैं वो नहीं लिखे यहाँ पे, जो है अधिसूचना की परिभाषा लिखिए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। अभी यही विषय ना दिया होता, मुख्य सचिव यूपी गवर्नमेंट की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में, ये विषय जो मैं बार बार बोलता हूँ यही विषय है। कभी कभी यही विषय नहीं देता और कह देता है अधिसूचना को परिभाषित कीजिए और अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए, बस इतना। तो जब अधिसूचना का प्रारूप कहेगा तो कैसे करना है, और जब कोई विषय दे देगा तो कैसे लिखना है, इस पर गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके नंबर मिलने हैं और यहीं से आपके नंबर कटने हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे 2022 के क्वेश्चन पेपर में देखें, 2018 में अधिसूचना पूछी गई है, 2019 में नहीं पूछी गई है। परिपत्र कार्यालय आदेश 2020 में कार्यालय आदेश सरकारी पत्र है, इसमें अर्ध सरकारी है, सरकारी पत्र है। फिर 2022 में अधिसूचना है, अधिसूचना यहाँ पर है, इसको भी देख लिया जाएगा। फिर परिपत्र है, फिर एक तरीके से ये जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्तों को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में सरकारी पत्र हो गया। फिर इसके बाद जिला शिक्षा दे गई एक आदेश, कार्यालय आदेश हो गया, और यहाँ पर एक पत्र सरकारी पत्र हो गया, और इसके बाद परिपत्र हो गया। ठीक है। तो दो हैं, 2018 में अधिसूचना, इसको देख लेते हैं, और 2022 में ये इसको देख लेते हैं। दो चीज को हम लोग आइए अच्छे से समझते हैं। ठीक है। देखिए प्रारूप, जैसे मान लीजिए प्रारूप बोल दिया जाए लिखने के लिए, तो प्रारूप में आपको क्या ध्यान देना होगा, प्रारूप कैसे होगा अधिसूचना का, वो देखिए। ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले सरकार का नाम, ऊपर सरकार का नाम होता है, फिर किस कार्यालय विभाग का नाम लिखा जाता है, पत्रांक संख्या आपको सेम ऐसे लिखना है बीच में, ध्यान रखिएगा, फिर डॉट 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 करके छोड़ना है। प्रारूप जब लिखेंगे तब स्थान डॉट डॉट कॉमा लगाना है, दिनांक डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद अधिसूचना बीच में हेडिंग डालनी है, फिर इसके बाद शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ देना है, 10 से 15% स्थानों को छोड़ देना है। फिर इसके बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब जैसे सेवानिवृत्ति की बात में कर रहा था ना, वो एक विषय है। जब कोई अधिसूचना आप लिखेंगे तो एक विषय पे लिखेंगे ना, तो वही विषय यहाँ पर लिखना होता है कि जो विषय आपको दिया जाएगा। तो खैर प्रारूप तैयार करना है तो यहाँ पर सिर्फ डॉट 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 हम ये विषय वस्तु लिखेंगे, मतलब जब विषय वस्तु कहा जाएगा तो वो चीजें लिखनी होती हैं, डॉट डॉट लगाते आएंगे, यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे यह अधिसूचना दिनांक इतने से इतने दिनांक तक प्रभावी रहेगी। मतलब ये सामान्यतः अधिसूचना में सूचित रहता है कि अधिसूचना कब से कब तक प्रभावी रहेगी। ठीक है। जस्ट उसके नीचे फिर आप यहाँ से आज्ञा से राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर काखागा पद दिनांक, क्योंकि अधिसूचना किसके आज्ञा से, राज्यपाल या राष्ट्रपति, तो राज्यपाल की आज्ञा से हो रही है। ठीक है, प्रमाणित है। फिर इसके बाद पत्रांक संख्या प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। लगता है कि इस प्रतिलिपि को और कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वहां वहां के विभाग और पद का विभाग और जो पता है वो चीजें यहाँ पर मेंशन हो जाती हैं। ठीक है। अब 2018 में जो पूछा गया है सेवानिवृत्त शिक्षकों वाला, उस पर एक विषय पर कैसे अधिसूचना लिखी जाती है उसको देखिए।
अभी आपको मैंने बताया कि सरकार का नाम, फिर कार्यालय और विभाग का नाम। तो यहाँ सरकार का नाम क्या, उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग, कार्यालय विभाग का नाम यहाँ पर लिखा, आप नीचे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा अनुभाग 1, संख्या मतलब पत्रांक संख्या, पत्रांक संख्या आप कुछ भी याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताया था स्थान का नाम, स्थान में लखनऊ लिखिए, कॉमा लगाइए। फिर मैंने एक चीज आपको बताई है जो ध्यान देने की है, वो ये है कि आप जब भी डेट लिखेंगे तो जो डेट होगी, जैसे 10 तारीख है तो आप 10 ऐसे लिखिए, मान लीजिए 5 तारीख है तो सिर्फ 5 लिख के मत छोड़िए, 05 लिख के छोड़िए। ठीक है, इस तरीके से आपको डेट लिखने की अपनी आदत में लाना होगा। जो महीने का नाम है वो ऐसे ही हिंदी में नवंबर पूरा लिखिए, फिर से बाद कॉमा लगाइए, और जो वर्ष है वो 4 डिजिट में पूरा 2020, 2025, 2026 जो लिखना है वो लिखिए। फिर इसके बाद अधिसूचना, फिर आप शुरू के कुछ स्थानों को छोड़िए, फिर रटिए अधिसूचना संख्या, कुछ अधिसूचना संख्या। ठीक है, या पत्रांक संख्या को ही उतार दीजिए यहाँ, अधिसूचना संख्या कॉमा लगाइए, दिनांक 12 मार्च 2020 के उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन उपरांत यह सूचित किया जाता है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से 65 या 62 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। विदित हो कि यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा एवं आयु की गणना दिनांक इतने इतने से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सेवानिवृत्ति बढ़ाई जा रही है। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप जीएस के पेपर पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो यहाँ पर और कंटेंट ऐड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सेवानिवृत्ति बढ़ाई जा रही है तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि सेवानिवृत्ति इसलिए भी बढ़ाई जा रही है कि जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लिया है, उनके अनुभवों से अभी और विभागों को, उनके नीचे कार्यरत लोगों को, या किसी भी विद्यालय में या किसी भी ऐसी स्थिति में जहां लगता है कि इनके अनुभवों का यूज अभी और किया जाता है, इनके अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कि यह इसलिए भी बढ़ाया जा रहा है कि राज्यपाल ने ये सोचा है कि आपके जो शिक्षक को लेकर के है, तो आपके जो ज्ञान है जो आपने इतने सालों तक पढ़ाया है, उस ज्ञान, उस अनुभव को आने वाली और पीढ़ियों में आप ऐसे यूं ही देते रहें। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी भाषा को और आप परिष्कृत करके ही लिखेंगे। ठीक है, एक तरीके से आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी दूसरा प्रारूप देखेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर आप कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 लाइन से अधिक लाइनें बढ़ रही हैं तो आपको तुरंत पैरा भी चेंज करना होगा, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ पर एक नहीं लिखा गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। जब आप पैरा चेंज करेंगे तो आपको 2 लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आज्ञा से वही हस्ताक्षर आभासा मुख्य सचिव लिख दिया गया है। मुख्य सचिव का मतलब ये भी हो गया कि यहाँ पर राज्यपाल नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं लिखा गया तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो विषय है यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मुख्य सचिव की ओर से ना, देखिए मुख्य सचिव, तो एक तरीके से आज्ञापाल राज्यपाल की तरफ से तो ये कहा ये है ही है कि आप एक अधिसूचना तैयार करिए, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से प्रमाणित करने का जो काम कर रहे हैं वो मुख्य सचिव कर रहे हैं कि जो बात है एकदम सही है, ये प्रमाणित है, और इसके बाद ये प्रतिलिपि जिसको जिसको आवश्यक होगी उनके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2022 में क्या है, एक बार ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। 2022 में है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, पूछा गया है। हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है। भाई विधि मंत्रालय द्वारा ही दी जाएगी, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार करिए। ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं कैसे करना है। 2018-2022 यहाँ पर वही भारत सरकार बताया ना कि आपने अभी ऊपर जब प्रारूप कर रहे थे वहां पर क्या पढ़ा था, सरकार का नाम और विभाग का नाम। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से था तो उत्तर प्रदेश शासन आपने लिखा, यहाँ पर भारत सरकार लिखेंगे। फिर इसके बाद जो विभाग का नाम है, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ नीचे शुरू करिए। जैसे भारत सरकार लिखने के बाद सिर्फ 2 वर्ड दिखते, वो थोड़ा कम ठीक लग रहा था, इसलिए जस्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं भारत सरकार विधि मंत्रालय अनुभाग 1, पत्रांक संख्या कुछ भी डाल दीजिए। फिर इसके बाद स्थान का नाम नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली जो विधि मंत्रालय है भारत सरकार का, वो ऐसा तो है नहीं कि आपके उत्तर प्रदेश में है, तो स्थान कहा नई दिल्ली, जहां जिसका स्थान होगा। फिर इसके बाद जैसे मैंने डेट डालने का बताया है आपको, वैसे सेम वैसे ही आप दिनांक
डालेंगे, फिर अधिसूचना लिखेंगे, सूर्य के कुछ स्थानों को छोड़ेंगे, फिर अधिसूचना संख्या कुछ भी एक रट लीजिए, फिर इसके बाद लिखिए दिनांक 12 जून 2020 के भारत सरकार गजट में, क्योंकि देखिए जो अधिसूचना होगी वो किसी दिनांक को ही प्रकाशित होगी गजट में, तो आपको लिखना होगा कि अधिसूचना संख्या का जो क्रम है ये अधिसूचना संख्या अब तक की ये है, और दिनांक 12 जून 2020 के भारत सरकार गजट में विधि मंत्रालय द्वारा यह सूचना दी गई है कि हिंदी प्रदेश, तो आप देखिए ना, अब यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश कई राज्यों के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2022 के क्वेश्चंस पेपर को आप देखें तो यहाँ पर था कि हिंदी प्रदेश के न्यायालय में, अब हिंदी प्रदेश के इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आएंगे ये आपको सोचना होगा, क्योंकि आपने जीएस पहले से ही पढ़ा है। जब आपने पहले से ही पढ़ा है तो यहाँ पर आराम से आप मध्य प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि प्रदेशों के जो न्यायालय हैं वहां पर हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य किया जाए, ऐसा वहां पर था। लेकिन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाचन, बोलने और लिखने, ऐसा दोनों आप लिखेंगे, दोनों स्तरों पर अनिवार्य किया जाए। ये दोनों लिखने का बिल्कुल भी तनिक भी संकोच मत करिएगा कि वाचन या लिखित ये अपने आप से जोड़ने पे कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, नहीं, वैलिड होना चाहिए पॉइंट, लॉजिक होना चाहिए पॉइंट में आपके लिखने के, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लिखिए कि वाचन और लिखित दोनों स्तरों पर अनिवार्य किया जाए, क्योंकि कोई भी न्यायालय में आया हुआ जिसके केस है, जरूरी है कि यदि वकील और जज के बीच में हो रही वार्तालाप यदि हिंदी में होगी तो उस प्रदेश का जो जन सामान्य नागरिक है वो इतना भी योग्य, इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि इंग्लिश में जो चीजें बातें होती रहेंगी वो समझ पाएगा। केस उसका है भाई, उसको समझ में भी आना चाहिए। तो इसलिए जो वाचन होना चाहिए, जो लिखित प्रक्रिया ये सब होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए, जो सभी लोगों को न्याय सुनिश्चित करने वाला होगा, जो सुनिश्चित करने वाला है, ये वाकई में न्याय होगा। ठीक है, फिर आज्ञा से वही हस्ताक्षर आभा डाल दिए आपने। फिर इसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित समस्त हिंदी भाषी प्रदेश की सरकारों को चला जाएगा, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हो जाएगा जहां पर जरूरी होगा। फिर इसके बाद एक अधिसूचना का एक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जो अधिसूचना है जो जारी हुई थी उसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया, आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश शासन ना, सरकार का नाम, फिर विभाग का नाम, सामान्य प्रशासन अनुभाग, पत्रांक संख्या हो गई, फिर स्थान का नाम हो गया, फिर दिनांक हो गई, अधिसूचना, अधिसूचना के नीचे देखिए एक लाइन खींची हुई है, आप लोग भी खींचेगा, सूर्य के कुछ स्थानों को छोड़ा गया है और 1 2 3 4 5 6 लाइनों में लिखा गया है अधिसूचना को। तो ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा होगा कि 4 लाइनों के बाद पैरा भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आज्ञा से डॉक्टर हरि ओम सचिव। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रतिलिपि शायद मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं, क्योंकि ये अलग फोटो, ये अलग फोटो है, कुछ हो सकता है कि नीचे का छूट गया हो। तो प्रतिलिपि भी ऐसी ही होती है, ऐसे ही अधिसूचना को लिखना होता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। बस ध्यान रखना है कि अधिसूचना में कि प्रारूप में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये समझने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए, इसके अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने जो है क्या देख कर लिया, कार्यालय देश हो गया, अधिसूचना हो गई। अब जो बच रहा है वो सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र, पत्र लेखन पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र जो है वो कल के लेक्चर में देख लेंगे, और परिपत्र फिर हो जाएगा मतलब खत्म, फिर 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।